जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब मित्रा पे। आज हम यहाँ पे सीटेट जो 2021 दिसंबर में होने वाला है, इससे रिलेटेड आपका क्या है टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है अभी सीडीपी, और हम सीडीपी के छठे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल शिक्षा एवं बाल शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद। तो चलिए बाल केंद्रित शिक्षा समझते हैं। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है, सबसे पहला क्या होता है, शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा का क्या है, केंद्र बिंदु आपका क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होता है। बालक, जिसमें आपका क्या है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए, और ये क्या है होना भी चाहिए। ठीक है, बालकों की दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। स्वावलंबी व स्वतंत्र बनने की प्रेरणा दी जाती है। स्वावलंबी व स्वतंत्र यानी कि हर कार्य में क्या होना चाहिए, खुद से करने की आदत होना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। अनुशासन में रहकर कार्यों के निष्पादन कराने पर बल देना चाहिए। अनुशासन में रह करके बच्चे क्या है कार्य को कर सके, इसके लिए बल देना चाहिए। आत्मविश्वास विकसित किया जाता है जिससे स्वावलंबी बन सके। हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। इसमें हस्तपरक गतिविधियों पर क्या होता है, बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है, इसके बारे में अब बात करेंगे आगे। बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इसमें क्या है, कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बालक के बारे में बता रहा है कि इसमें जो शिक्षक है वो आपका क्या होता है, शिक्षा देने के पूर्व बालकों को इसमें आपका क्या है समझना होगा। उसके व्यवहार, उसके रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर व उसके परिवेश की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। चूँकि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के व्यवहार को जाने बिना शिक्षा देना उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, और व्यक्तित्व का विकास व्यवहार के परिमार्जन द्वारा ही संभव है। बालक की आवश्यकता का भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। बालकों के साथ मारपीट से शिक्षक को बचना चाहिए तथा प्रेरणात्मक रूप से उसे अनुशासित करना चाहिए। बच्चे को कभी पिटाई नहीं करना चाहिए, बच्चे को कभी भी पिटाई उटाई नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चों में कई प्रकार के आपका क्या है मनोवृत्ति आ जाते हैं। ऐसी मनोवृत्ति जो फिर क्या है जल्दी नहीं मिटता है, और उससे उसका पढ़ाई बाधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल मनोविज्ञान की मदद से ही बाल केंद्रित शिक्षा को गति मिलती है, क्योंकि बालक को कैसे पढ़ाया जाए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है से क्या पढ़ाया जाए। इसे बालक को कैसे पढ़ाया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या पढ़ाया जाए इसे, तब बालक को पढ़ाने की विधि बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बालक को हम कैसे पढ़ाते हैं वह तरीका क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान ज्ञान अर्जित कराने के तरीके तथा उसके अवरोध को दूर करने का तरीका भी बताता है। उदाहरण, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कम है उन्हें अभ्यास ज़्यादा कराना चाहिए, तथा जिन बालकों में बुद्धि लब्धि ज़्यादा हो उन्हें सूझ द्वारा सीखने में मदद करनी चाहिए। यानी कि वैसे बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कम है उसे क्या होना चाहिए, बार बार अभ्यास कराना चाहिए, और जिस बालक में बुद्धि लब्धि ज़्यादा हो उन्हें सूझ द्वारा सीखने में मदद करनी चाहिए। ओके, इसके बाद है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम हमेशा विद्यार्थी और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए तथा उन आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बनाने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम हमेशा जो है वो विद्यार्थी और उसके समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, जो आज की डेट में होता नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे, इसमें आपका दिया हुआ है परिस्थिति के अनुकूल कई बार सीखने की क्रियाएं वांछनीय हो सकती है और अवांछनीय भी होगी। पाठचर्या में विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम आता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रबंधन व अनुशासन। प्रबंधन व अनुशासन, कक्षा व विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुशासन के उचित प्रबंधन संभव नहीं है। अनुशासन एक प्रकार से यह दिखाता है कि बालकों पर शिक्षक का कैसा नियंत्रण है। नियंत्रण दबाव पर आधारित नहीं बल्कि प्रेरणा पर आधारित होना चाहिए,
क्योंकि डर से उत्पन्न अनुशासन क्षणिक होता है, जबकि प्रेरणा से स्वयं में उत्पन्न अनुशासन व्यवहार में शामिल होता है। प्रबंधन और अनुशासन कह रहा है प्रबंधन सही होना चाहिए और प्रबंधन के लिए उचित अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अनुशासन डर की वजह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर से अनुशासन जो है क्षणिक है। यदि शिक्षक नहीं होंगे वहाँ पे तो बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा, लेकिन यदि इस प्रेरणा से, स्वतंत्र प्रेरणा से यदि क्या है स्व उत्पन्न रहेगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा देर रहेगा और उसके व्यवहार में ये चीज़ आ जाएगा। फिर है मूल्यांकन व परीक्षण। शिक्षण के बाद शिक्षक बालकों के द्वारा सीखी गई क्रियाओं का परीक्षण करता है, जिससे बालक के निष्पादन का पता चलता है। जब सीखी गई क्रिया का निष्पादन नहीं होगा तब सीखी गई क्रिया का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत व व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, जिसमें बालकों को का उचित मूल्यांकन हो सके तथा इसमें विद्यार्थी के विकास के सभी पक्ष समाहित हैं। कह रहा है कि जब बच्चा सीख लिया कोई भी कार्य तो उसके बाद क्या होता है, उसका परीक्षण होना चाहिए, उसका एग्जाम होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि बच्चों का एग्जाम यदि नहीं होता है तो उसका सतत मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। सतत मूल्यांकन हो सके इसलिए उसका क्या है, एग्जाम लेना, उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। समस्याओं का निदान। बालक की समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वह समस्या सीखने संबंधी हो या उसके निष्पादन संबंधी हो। फिर कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। पहला है चयन का सिद्धांत। बालकों की योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। उसकी मानसिक दशा का भी शिक्षण के वक्त ध्यान रखना चाहिए। छात्र यदि थके हुए हो तो उसको विकल्प देना चाहिए कि किस तरह पढ़ना पसंद करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम लचीला, वातावरण के अनुसार, ज्ञान पर आधारित रुचि के अनुसार राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला, बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? चयन का सिद्धांत का मतलब कह रहा है कि बालक जिस प्रकार का है, बालक का जो वातावरण है, बालक का जो भावना है, बालक का जो व्यक्तिगत आपका विभिन्नता है, उसका जो ज्ञान है, उसके अनुसार से क्या है विषय वस्तु होना चाहिए, ताकि वो क्या हो सके, सीख सके, समझ सके। प्रेरणा का सिद्धांत कह रहा है बालकों में नैतिकता, नाटक, महापुरुषों की जीवनियाँ, वैज्ञानिकों के उदाहरण देकर उन्हें प्रेरित किया जा सकता है और उसे प्रेरणा देना चाहिए, जिससे क्या है बालकों में हम देखेंगे कई विशेष प्रकार के गुणों का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट कह रहा है रुचि का सिद्धांत। बालकों के शिक्षण उसके रुचि के अनुसार मिलेगा तो वो ना ही सिर्फ सीखेगा बल्कि उसके साथ वो क्या करेगा, रुचि लेगा, ठीक है, और जल्दी सीख पाएंगे, उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। लोकतांत्रिक सिद्धांत। शिक्षक के लिए सभी छात्र बराबर है, ठीक है, शिक्षक के लिए सभी छात्र क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए सभी छात्र को साथ लेकर चलना चाहिए, सब पर बराबर ध्यान चाहिए। कभी भी प्रश्न पूछने या उत्तर देने या समझाने में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए शिक्षक को। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत के बारे में बता रहा है कि बालकों में उसके सभी पक्ष को विकसित करने पर बल देना चाहिए, तभी बालकों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। यदि शिक्षा बाल केंद्रित है तो कह रहा है कि बालक की भूमिका इसमें प्रमुख होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो बालक की भूमिका है वो प्रमुख है। शिक्षक सहयोगी तथा मार्गदर्शक की भांति कार्य करता है। शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। बालकों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को कराने में वो सहायक होता है। शिक्षक एक प्रेरक होता है जो प्रमुख ना होते हुए भी बालकों से क्रियाकलाप कराता है तथा उन्हें अनुशासित रखता है। शिक्षक बालक को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम, विषय, भौतिक वातावरण आदि का चुनाव करता है। शिक्षक बालक को न सिर्फ किताबी ज्ञान प्रदान करे बल्कि उसका उपयोगिता पर बल देते हुए समझाएं, बस समाज की आवश्यकता अनुसार आप व्यवहार करना सिखाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षक जो है बाल केंद्रित शिक्षा में केवल मार्गदर्शक या कह सकते हैं सहयोगी के रूप में काम कर सकता है। बालक उसके क्रियाकलापों को करने में सहायक होता है, वो एक प्रेरक के रूप में काम करते हैं। और प्रमुख कौन होता है? बालक होते हैं जो क्रियाकलाप करता है। शिक्षक उसे अनुशासन में रखना सिखाएगा, अनुशासन में रहना सिखाएंगे और तथा बच्चों को आपका क्या मदद करने का काम करेंगे, ठीक है। उसके पाठ्यक्रम, उसके दैनिक कार्यक्रम, उसके विषय वस्तु, भौतिक वातावरण का चुनाव आपका क्या है, शिक्षक करेंगे।
केवल शिक्षक को किताबी ज्ञान देना यहाँ पर जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षक केंद्रित शिक्षा में तुलनात्मक अध्ययन। अब कह रहा है कि बाल केंद्रित और व शिक्षक केंद्रित शिक्षा में तुलनात्मक। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक प्रमुख भूमिका में होता है, ठीक है, जबकि शिक्षक केंद्रित में हम देखेंगे शिक्षक आपका क्या है, प्रमुख भूमिका में होता है। सबसे पहला अंतर। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक शिक्षा के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि शिक्षक केंद्रित में कम आकर्षित होते हैं। बात समझ रहे हैं? बालक केंद्रित शिक्षा में बालक जो है पढ़ाई के प्रति ज़्यादा क्या है, आकर्षित होते हैं, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में कम आकर्षित होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में आत्मविश्वास, अनुशासन, स्वावलंबन पर, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में मेहनत, स्वाध्याय आदि पर बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में आत्मविश्वास, अनुशासन, स्वावलंबन पर ध्यान दिया जाता है और काम किया जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित में मेहनत, स्वाध्याय आदि पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूवी, ये ध्यान से देखना है इसको, अमेरिकी मनोविज्ञान वैज्ञानिक जॉन ड्यूवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका मानना था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास, और बालक की शक्तियों का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षण प्रक्रिया उसके क्षमताओं के अनुरूप प्रयोग में लाया जाए। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समस्या विधि, क्रियात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाता है तथा उचित व तर्कपूर्ण निर्णय ले सके। प्रगतिशील शिक्षा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास। बालक की शक्तियों का विकास तभी होगा जब शिक्षण प्रक्रिया उसके क्षमता के अनुरूप होगा, यानी कि इंडिविजुअल आपका क्या है, स्टूडेंट्स के अनुसार काम किया जाएगा, उसकी समस्या को आपका क्या समझा जाएगा, उसकी क्रियात्मक विधि को समझा जाएगा, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से उसको काम कराया जाएगा, समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाएगा, तर्कपूर्ण निर्णय ले सके, इसके पीछे क्या है, काम किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है। प्रगतिशील शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देती है, और प्रगतिशील शिक्षा की यह अवधारणा है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। अर्थात यहाँ बालक महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से समझना है। प्रगतिशील शिक्षा जो है वो क्या है, उसमें हम देखेंगे बालक शिक्षा के लिए नहीं है, बालक शिक्षा जो है वो बालक के लिए। कौन है? शिक्षा बालक के लिए, यानी कि बालक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि उसके सहयोग के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती। वह ध्रुव का काम करता है तथा बालकों की शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करता है। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप मैंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो का आप लाइक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, तो देखेंगे और क्या पॉइंट है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जॉन ड्यूवी ने शिक्षा में 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, रुचि व प्रयास। बच्चा को रुचि होना चाहिए पढ़ने के प्रति और प्रयास रत होना चाहिए। शिक्षक को बालकों की योग्यताओं पर दृष्टि रखते हुए निर्देशित करना चाहिए। प्रत्येक बालक को उसकी बौद्धिक क्षमताओं से अवश्य अवगत कराना चाहिए। बालक को ऐसे काम देने चाहिए जिससे उसकी मानसिक क्रिया में गति आ जाए। ओके, इसके बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोग SSA के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? SSA के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। अब देखेंगे यह अभियान भारत द्वारा 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2000 से 2001 में। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का अंग है। प्राथमिक शिक्षा सब तक पहुँचे, इसके लिए ये काम किया गया था। 2010 तक 8 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए लक्ष्य था कि सबका प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाए, जो हो नहीं पाया। लेकिन सरकार को इसमें लगभग 80 से 85% तक सफलता मिला।
भारत में कई ऐसे अभी भी जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं खुल पाया है, लेकिन सरकार इसके पीछे कार्य कर रही है और एक दिन ये सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। मध्याह्न भोजन स्कीम, बालकों के लिए स्कूल में दोपहर कालीन भोजन की व्यवस्था पर इसलिए बल दिया गया, जो छात्र गरीब परिवार से आने वाले हैं, जिनको खाने की समस्या से जूझ रहे हैं, स्कूल तक लाया जाए। सर्वप्रथम यह योजना तमिलनाडु में शुरू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु कि कहाँ शुरू हुआ ये पूछ सकता है, और हम जानते हैं कि तमिलनाडु में शुरू हुआ। बाद में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को पोषाहार के समर्थन में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल तक लाना था, सुविधा विहीन वर्ग के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति कराना था, उसके अध्ययन पर बल देना, बालकों के लिए उचित पोषाहार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मिड डे मील, जिसे कि हम लोग MDM भी बोलते हैं, मध्याह्न भोजन भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित है। यह आपका क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा है। यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत 1 से 5 तक के प्रदेश के सरकारी परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं तथा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन देखा जाने लगा कि खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को प्राप्त न होकर उसके परिवार के मध्य बंट जाता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2001 को दिए गए निर्देश के क्रम में 1 सितंबर 2004 को पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाने की योजना आरंभ कर दी गई है। योजना को क्रियान्वयन की प्राप्ति हेतु मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन अक्टूबर 2006 में निम्न उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किया गया। विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाना, क्या करना, विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाना। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालयों में छात्रों की रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा इस ड्रॉप आउट रेट कम करना। बच्चों में भाईचारे की भावना विकसित करना। विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अंतर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना, ताकि उसमें एक अच्छी समझ विकसित हो सके। ठीक है। अब देखिए कुछ दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार का अधिनियम। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम जो है, यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। ठीक है। इस अधिनियम के आधार पे, हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। इस अधिनियम का आधार है संविधान का 86वां संशोधन, जिसके द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कह रहा है 2005 की महत्वपूर्ण बातें। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की 2005 बात को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। वो क्या है जरा सा यहाँ देखिए। पहला, पाठचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाओं और आकलन, विद्यालय तक कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। कर है शिक्षा बिना बोझ के पाठचर्या के बोझ को कम करना। शिक्षा बिना बोझ के पाठचर्या के बोझ को कम करना। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखते हुए स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बालकों में नैतिकता का विकास हो। शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के अनुपात 1:30 से अधिक ना हो। बालकों को समस्या समाधान करना सिखाना। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम में सहभागी बनाना। ये सब इसके क्या है, प्रमुख लक्षण हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें। यूट्यूब चैनल पे यदि नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।